स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और उसी सिलसिले में अब हम स्टार्ट करेंगे GF&AR। जी हाँ, क्या है ये GF&AR? जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स। यस, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स। रीज़न ये कि बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे और सच में बहुत कम किताबें या MCQ बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों का हेल्प हो जाएगा और मेरी भी GF&R तैयार हो जाएगी। चलिए तो सर, क्या करेंगे हम बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे, उसी दौरान हम रूल्स को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये आपके 8 चैप्टर्स हैं GF&R के कोर्स में और उसमें ये पहले चैप्टर पे बेस्ड MCQ है जहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो पहले क्वेश्चन करता है कि राजस्थान सरकार के लेखे कौन तैयार करके संधारित करता है? हिंदी और इंग्लिश हमेशा दोनों में आएंगे। ये पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं आपको GF&R का इंट्रो भी समझाऊंगा, तो ये थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है। तो जिन्हें जल्दी क्वेश्चंस देखने हो तो वो थोड़ा सा स्पीड को 1.5x पे करके देख लें और धमाधम क्वेश्चन देख लें। तो राजस्थान सरकार के लेखे कौन तैयार करके संधारित करता है? हु प्रिपेयर्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जैसे हमारे व्यापार के खाते होते हैं, तो गवर्नमेंट के खाते, खास करके हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट के अकाउंट्स कौन तैयार करेगा? तो ऑप्शंस हैं महालेखाकार राजस्थान, निदेशक कोष एवं लेखा, निदेशक निरीक्षण विभाग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए, इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश को देख सकते हैं। वो खाते तैयार करेगा एजी बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल को। खाते तैयार करेंगे एजी राजस्थान या डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग कहा जाता है, C&AG कहा जाता है। कौन तैयार करेंगे? तो देखिए, राजस्थान सरकार के जो लेखे हैं वो AG राजस्थान तैयार करेंगे, महालेखाकार राजस्थान तैयार करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये सिंपल सा है, तो आप इसे याद कर लीजिए। मैं करीबन सोच रहा हूँ कि 40 वीडियो में प्रिपेयर करूँगा और ये पूरी सीरीज़ फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल होगी और हर वीडियो में आप करीबन 10 MCQ पाएंगे, लेकिन MCQ के साथ आपको इस तरह का डिटेल भी मिलेगा। अब जैसे AG को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो इसे रूल 2.1 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब इसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर कैसे आसान भाषा में पढ़ना है वो भी बताता हूँ। जैसे क्या लिखा है, महालेखाकार से लेखा एवं अंकेक्षण का या लेखा का ऐसा कार्यालय अध्यक्ष अभिप्रेत है जो राजस्थान सरकार के लेखे रखता है। अब ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है, तो एक तो ये जो बार बार अभिप्रेत है वर्ड आएगा, आप गौर कीजिएगा, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। ये जो अभिप्रेत वर्ड आएगा, आप पाएंगे कि इंग्लिश में पढ़ना रिलेटिवली ईजी है, लेकिन हिंदी को जो किया जाता है ना ट्रांसलेट, बाप रे बाप, खतरनाक है। तो अभिप्रेत है वर्ड की जगह आप हमेशा चिपकाएंगे तात्पर्य है। ये आपके लिए थोड़ा सा इजी करेगा, जैसे मीन्स बोलते हैं, दैट मीन्स दैट। तो इसे अब कैसे पढ़ना है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। महालेखाकार से तात्पर्य है, तो जैसे जो अभिप्रेत है शब्द है ना, उसकी जगह आपको तात्पर्य है शब्द पढ़ना है। मैं आसान लैंग्वेज में लिख सकता था, लेकिन ये मैंने जो टेक्निकली वॉल्यूम 1 है, मैं अभी आपको बुक भी दिखाऊंगा जहाँ से नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है। तो जो वॉल्यूम 1 के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, मैंने ये एज इट इज़ पेस्ट की है, ठीक है। या यूँ कहें कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स है, आप उसकी वेबसाइट से भी PDF उठा सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो समझो ये वो लैंग्वेज है। तो क्या है वर्ड, पढ़ना कैसे है इसको अब समझने के लिए, क्योंकि आपको तो एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको वैसे पढ़ना है, ठीक है। पहला वीडियो है इसलिए मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, तो आपका पेशेंसली टाइम हो तो आप आराम से, जल्दी में है तो कुछ आप और कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो महालेखाकार से तात्पर्य क्या है? लेखा एवं अंकेक्षण का कार्यालय अध्यक्ष। अब यहाँ पे देखो, यहाँ वर्ड क्या है, लेखा एवं अंकेक्षण का कार्यालय अध्यक्ष, जो हेड ऑफ ऑफिस होता है। हेड ऑफ ऑफिस किसका? अकाउंट्स एंड ऑडिट का, या केवल अकाउंट्स का, ठीक है। टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन वो काम क्या करता है, वो राजस्थान सरकार के लेखे रखता है। अब इसको आप कहेंगे सर इसको पढ़ने का तुक क्या हुआ?
इसको पढ़ने का तुक हुआ कि एजी, एजी कौन होता है? एजी कार्यालय अध्यक्ष होता है किसका? अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का। और वो करता क्या है? वो राजस्थान सरकार के लेखे रखता है। और इन नियमों में कहाँ जहाँ कहीं भी एजी शब्द का प्रयोग हुआ है तो उस एजी का मतलब है एजी राजस्थान। वी आर डिस्कसिंग अबाउट राजस्थान के, अपन GF&R पढ़ रहे हैं। एजी का मतलब है राजस्थान का एजी, ठीक है। अब एक बार इंग्लिश में सुन लीजिए एक बार के लिए। अकाउंटेंट जनरल मीन्स द हेड ऑफ एन ऑफिस। ऑफिस कौन सा? ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, और या केवल अकाउंट्स का, यानी अकाउंट्स के ऑफिस का वो हेड होता है। हु कीप्स, जो कि रखता है राजस्थान गवर्नमेंट के अकाउंट। द टर्म वेयर एवर यूज्ड इन दिस रूल्स रेफर्स टू द एजी राजस्थान। ठीक है, सुना थोड़ा टफ लगा, अजीब सा लगा, लेकिन MCQ ऐसे ही आते हैं। 25 MCQ का सवाल है, अपन तो खैर 10-10 करके करेंगे, पेपर में 25 MCQ आने हैं। अब थोड़ी सी बातें और सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि मैं जो 10 बना रहा हूँ वहाँ से, तो क्वेश्चन आइट साइड से आ सकता है, तो उसकी भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब जैसे क्या कहता है कि जो AG का ऑफिस होता है वो जयपुर में होता है। एक क्वेश्चन मतलब आप कहेंगे इतना सिंपल नहीं आएगा, बट AG का ऑफिस जयपुर में होता है। आपको क्या है, हर लाइन को पढ़ना है और आराम से पढ़ना है। ये वैसा नहीं है कोई और सब्जेक्ट जिसको आप जल्दी से पढ़ देंगे। ये रूल्स हैं, बहुत धीरे धीरे और आराम से पढ़ने हैं। एजी क्या काम करता है? ये कोषागारों से प्राप्त वाउचर, चालानों, PWD, PHED। अब PWD आप जानते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है ना, जो ये रोड वगैरह बनाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और PHED क्या होता है? ठीक है, ये होता है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कोषागार क्या होता है? कोषागार होता है ट्रेजरी। तो एजी क्या करता है? ये ट्रेजरी से, ठीक है, जगह जगह पे ट्रेजरीज होती हैं, ये ट्रेजरीज से वाउचर्स लेगा, जो चालान होगा वो लेगा। कुछ खास डिपार्टमेंट के नाम है PWD, PHED, आपका सिंचाई विभाग और वन विभाग के जो डिविजन्स होते हैं, वहाँ से ये लेखों के आधार पे राजस्थान सरकार के मंथली लेखे तैयार करेगा। तो राजस्थान सरकार के मंथली अकाउंट्स ये तैयार करने का काम करता है। और क्या करता है? राजस्थान सरकार के मंथली सिविल अकाउंट और जो एनुअल फाइनेंशियल एंड एप्रोप्रिएशन लेखे हैं वो भी तैयार करता है। कुछ दिन पहले जब बजट आया था, या अभी जब जिलों की घोषणा हुई, मैं अब जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक जिलों की घोषणा हो चुकी है, तो जिस दिन जिलों की घोषणा हो रही थी तो उस दिन जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो वित्तीय और आपके विनियोग बहस पे ही जवाब दे रहे थे। वित्तीय और विनियोग बिल के बहस पे ही वो जवाब दे रहे थे, और तभी उन्होंने घोषणाएं। तो जस्ट ये शब्द सारे काम के हैं। अगर आप अकाउंट्स की दुनिया में आते हो या गवर्नमेंट जॉब में आते हो, जूनियर अकाउंटेंट या TRA आप बनते हो, तो ये सारे शब्दों से आपका वास्ता पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा वास्ता अभी पढ़ना है। तो राजस्थान सरकार के मंथली सिविल अकाउंट्स और एनुअल ऑडिट एंड एनुअल आपके फाइनेंशियल और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ये एजी तैयार करता है। ठीक है, ये और कुछ बातें हैं अभी बताऊंगा मैं आगे। और इसके अलावा जो डिपॉजिट्स, लोन या PD खाता होता है, उनके लेजर भी ये तैयार करता है। इसके अलावा क्या करता है? आपके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी PRIs होते हैं, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूट होते हैं, जितनी भी लोकल बॉडीज़ होती हैं, या आपके जो ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं, स्वायत्त शासी निकाय, उन सब की ऑडिट का काम भी ये करता है। आप इस वीडियो को 2 बार सुनिएगा। अगर आप एक सीरियस या सिंसियर स्टूडेंट्स हैं तो आप इन वीडियो को आराम से सुनिए और 2-2 बार सुनिएगा, तब जाके आपको क्वेश्चन याद होंगे, कुछ वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। आप मान के चलिए कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले मैंने मेरे लेवल पे भी काफ़ी तैयारी की है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कॉमर्स के स्टूडेंट ने कभी पढ़ा हो। इवन कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं पढ़ा, नॉन कॉमर्स वाले का तो पढ़ने का सवाल ही नहीं, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट ने भी ये नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने MCOM तक की पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बाद CA की पढ़ाई करी, एंड प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ाई करी, तहाँ वहाँ तक भी कभी इस सब्जेक्ट से हमारा पाला नहीं पड़ा, जिसका नाम है F&AR, जिसकी मैं MCQ आपको करा रहा हूँ। अभी तक मैंने एक भी पूरा नहीं कराया। इसके अलावा जो CAG होता है, CAG के लिए स्टेट ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो भी यही तैयार करता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम AG की बात कर रहे हैं कि AG के कौन से कार्य हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, AG का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो आप तब इस क्वेश्चन को रेलेवेंट पाएंगे कि हाँ यार, ये काम तो AG के हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा है विधानसभा की जो लोक लेखा समिति होती है, विधानसभा, ठीक है, यहाँ 200 विधायक हैं, तो विधानसभा की जो लोक लेखा समिति, वो जब स्टेट ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है तो उसमें क्या करता है। तो ये सारे AG के कार्य हैं, 6 कार्य हमने पढ़े। अगला क्वेश्चन है वित्तीय और लेखा नियम की हम बात कर रहे हैं।
जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। मैं आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। EF&R के अनुसार बैंक की परिभाषा में शामिल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जनरली क्या होता है कि राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकतम काम SBI में ही होते हैं। पहले SBB जो होता था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बाद में आपको पता है वो SBI में मर्ज हो गया। पहले कहीं पुरानी किताब में से आप पढ़ रहे होंगे, 2013 या 2015 की जो किताब पब्लिश है उसमें आप पढ़ रहे होंगे, तो शायद आपको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ऑप्शन मिलेगा, बट अब वो SBI से रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फट से A देखते ही आंसर लगा देंगे। इसमें आप B भी पढ़िए, राजकीय लेन देन हेतु रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक तथा उसकी शाखा, तो ये भी बैंक की परिभाषा में शामिल है। और रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्यरत बैंक, ये भी शामिल है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा जी हाँ, उपरोक्त सभी। सर ये क्वेश्चन में कैसे हैं, अजीब से लग रहे हैं। अजीब से कुछ नहीं होता, एक बार ये धीरे धीरे कानों में जाएंगे, दिमाग में जाएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ एक मैंने और यूट्यूब चैनल्स भी देखे, वहाँ पे कहीं कहीं रूल समझाने वाले हैं, एक आध दो सर ने अच्छे से रूल समझा रखे हैं, तो भले रूल्स आप वहाँ से पढ़ लो, MCQ प्रैक्टिस आप यहाँ से कर लो, आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं भी हर MCQ के बाद, लगभग हर MCQ के बाद मैं हिंट उसके अब जैसे मतलब EF&R का जो पहला चैप्टर है ना, उसमें प्रस्तावना है यानी परिभाषाएं दे रखी है। तो बैंक का क्या मतलब है, जहाँ पे भी बैंक आएगा तो बैंक का मतलब SBI की शाखा या RBI द्वारा अथोराइज्ड बैंक। और मैं बताता हूँ, ये रूल 2 में बैंक को डिफाइन किया गया है। अब क्या है इसका मतलब, SBI की कोई भी ब्रांच जो RBI के एजेंट के रूप में तथा RBI एक्ट 1934 के उपबंधों के अनुसार कार्य कर रही हो। RBI एक्ट 1934 का है और उस ईयर का ये वो सेकंड एक्ट था, इसलिए पास में लिखा है 1934 का अधिनियम संख्या 2। तो SBI, ठीक है। और क्या लिखा है, SBI सब्सिडियरी बैंक एक्ट 1959 का 38वां अधिनियम। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर SBI का जो सब्सिडियरी बैंक एक्ट है 1959 का, उसकी धारा 2 में यथा परिभाषित किसी सहायक बैंक की कोई शाखा जिसे SBI के एजेंट के रूप में सरकारी कारोबार निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। तो पहले तो आप ये समझिए कि SBI की कोई भी ब्रांच, या सपोज करो कोई SBI का सहायक बैंक है, ठीक, मेरे को पता है कि जिस बैंक के मान लो 50% से ज़्यादा शेयर SBI के पास है, मान लीजिए ये बैंक है, अभी तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्वतंत्र बैंक है, पर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के 50% से ज़्यादा शेयर SBI के पास होते, ठीक है, तो क्या होता, तो ये बन जाता हमारा सहायक बैंक। और फिर इसकी अगर कोई ब्रांच है, अगर SBI का कोई सहायक बैंक है और उसकी कोई ब्रांच है, और अगर उसे हमने ऑथराइज किया है कि वो सरकारी कारोबार कर सकती है, यानी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस कर सकती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से पैसे ले सकती है, दे सकती है, ये हमने अगर उस सहायक बैंक, जो कि SBI बैंक नहीं है बल्कि SBI का सहायक बैंक है, अगर हमने उसे काम किया तो वो भी बैंक के डेफिनेशन में शामिल है। इसके अलावा कोई किसी भी बैंक की कोई भी शाखा के बाद नहीं है, कोई भी बैंक जैसे RBI ने अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया, तो ये सारे बैंक के डेफिनेशन शामिल है। तो आप चाहें इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बैंक का क्या मतलब है, एनी ब्रांच ऑफ द SBI एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द RBI एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द RBI एक्ट 1934। तो ये आप इस PPT को यहाँ से पढ़ सकते हैं। या SBI की कोई सब्सिडियरी बैंक, SBI का कोई सहायक ब्रांच हो, सहायक बैंक हो, उसकी कोई ब्रांच हो, या एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक जिसको RBI ने अपॉइंट किया हो और ऑथोराइज, वो सब बैंक की डेफिनेशन शामिल है। तीसरा क्वेश्चन जो है, जो कि ये कहता है, राजस्थान में राजकीय लेन देन सामान्यतः किया जाता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। स्टेट ट्रांजैक्शंस आर जनरली डन इन राजस्थान बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा या राजस्थान बैंक द्वारा। ठीक है, अगर आप बहुत ही बचकाना बातें सोचें कि राजस्थान के ट्रांजैक्शन है तो राजस्थान बैंक में होते होंगे, तो अब तो राजस्थान बैंक का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। आप सबको पता है कि राजस्थान बैंक को बहुत साल पहले ICI टेक ओवर कर चुकी है, अब यहाँ पे राजस्थान बैंक होता ही नहीं है। खैर, तो राजस्थान में जो जनरली ट्रांजैक्शन होते हैं, जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, वो SBI के थ्रू होते हैं। तो इसका सिंपली आंसर है A, और ये तो हमने अभी बात की ही की। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिन स्थानों पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की शाखा नहीं है, वहाँ पे राजकीय लेन देन के लिए अधिकृत होता है
द प्लेसेस वेयर देयर इज नो ब्रांच ऑफ SBI इट इज़ अथोराइज फॉर ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। कौन अथोराइज है? ट्रेजरी, सब ट्रेजरी, ब्रांच ऑफ द अदर बैंक्स अवेलेबल, नन ऑफ द अबव। तो हमने अभी पढ़ा था जब हम बैंक की डेफिनेशन देख रहे थे, तो पहला SBI था, SBI एंड इट्स ब्रांचेस। दूसरा था SBI के जो सहयोगी बैंक है, जो सब्सिडरी बैंक्स हैं, उनकी ब्रांचेस। या थर्ड था एनी ब्रांच ऑथोराइज बाय RBI वर्किंग एज एन एजेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो उपलब्ध बैंक की कोई भी अन्य शाखा। ये जो ट्रेजरी और सब ट्रेजरी वर्ड आ रहा है, ये आपके अगले वीडियो में आ जाएगा कि कितने राजस्थान में ट्रेजरीज हैं, सब ट्रेजरीज क्या होती है, सब आपके अगले वीडियो में आ जाएगा। तो अभी के लिए आप परेशान मत होइए, पर ये समझिए कि एक बीच में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, के बीच में चेक एंड बैलेंस के लिए ट्रेजरी इस्टेब्लिश होते हैं। हालांकि अभी चर्चा चल रही थी कि ट्रेजरीज को बंद किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे MLAs उसका विरोध कर रहे हैं और CAG ने भी माना है कि ट्रेजरीज को बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो होपफुली बंद नहीं होंगी, बट इसमें अपन और डिटेल में बात आगे करेंगे। अभी के लिए समाचार हैं कि जहाँ पे SBI के ब्रांचेस नहीं है, हो सकता है, वैसे तो SBI बहुत बड़ा बैंक है, ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर का लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। तो वैसे तो उसकी हर जगह ब्रांचेस है, पर इन केस अगर SBI के ब्रांचेस ना हो तो RBI यानी कोई और जो बैंक है, कोई और जो बैंक है, उसकी जो बैंक ब्रांच अवेलेबल है, वहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स उसके माध्यम से भी किए जा सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? चूंकि ये चैप्टर परिभाषाओं से रिलेटेड है, तो अब ये बात कर रहा है किसकी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट की, राज्य की संचित निधि की बात चल रही है। इसे कहाँ डिफाइन किया गया है? तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, वहाँ पे आप नंबर सिंपली याद कर पाएंगे। 266 1, 266 2, 267 2 और 268 2, इस तरह से गिनती लिखी हुई है। 4 फंड हैं, हमें 4 फंड्स के नाम याद करके जाने हैं और उसके नंबरिंग बहुत सिंपल है। 266 1 और बाकी सब में 2 है, 266 267 268। अब ये जो सबसे मोटा फंड होता है, जो राज्य की संचित निधि होती है, उसे सबसे पहले डिफाइन किया गया है। तो आप, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा वो बनाने नहीं आते, तर्क से ही याद करना आता है। कुछ लोगों के पास ट्रिक्स होती है, तो इतनी ट्रिक्स मेरे पास नहीं है, पर फिर भी जो मोटा मोटा फंड होता है, जो नंबर 1 पे फंड आता है, नंबर 1 पे, तो ऐसे आप 1 से याद कर लीजिए। और 266 1, तो आपके जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वहाँ पे 261 में राज्य की संचित निधि को डिफाइन किया गया है। अब वो क्या है वो अभी पढ़ के बताता हूँ। राज्य की संचित निधि क्या होती है? राज्य की संचित निधि से, अब जैसे वर्ड है अभिप्रेत है, अब अभिप्रेत है वर्ड थोड़ी देर बाद आएगा, मीनिंग पहले शुरू हो जाता है हिंदी में, इसीलिए मैंने कहा इसकी जगह आप पढ़िएगा तात्पर्य है। तो राज्य की संचित निधि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? संविधान के अनुच्छेद 266 1 में यथा परिभाषित ऐसी निधि, मतलब 266 1 में एक निधि, एक फंड को परिभाषित किया गया है। परिभाषित क्या क्या किया गया है? जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, एक तो इसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत जगह से आता है, टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू आता है, जितना भी पैसा वो ट्रेजरी बिल से उठाती है, जो भी पैसा वो लोन पे लेती है, और एक वर्ड है जिसका नाम है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्या होता है? ये आप RBI से लेते हो, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उसे टेम्प्रेरी फंडिंग की ज़रूरत है तो वो RBI से ले सकती है। तो उसे कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, और हिंदी में तो बड़ा टफ नाम है, मार्गो पाए अग्रिमो, पढ़ पाओ तो ठीक है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस द्वारा, और इसके अलावा जो हमने कभी उधार दिया था उनकी जो हम वसूली करते हैं। तो आप समझिए कि राज्य की संचित निधि में पैसा कहाँ से आएगा? एक तो राज्य जो राजस्व उगाहता है, जो रेवेन्यू वसूल करता है, वो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू लोन लेता है, वो टेम्परेरी RBI से जो फंडिंग लेता है वो, या पहले जो कभी उधार दिया था उसकी जो वसूली करता है, वो सबसे फंड क्रिएट होता है, उसका नाम है राज्य की संचित निधि। इसे आप फिर अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, पर मैं एक बार पढ़ भी देता। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द स्टेट मीन्स द फंड्स as defined in Article 266(1) of the Constitution, comprising of all revenues received by the government of Rajasthan
ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, बाय इशू ऑफ लोन्स और वेज एंड मीन्स एडवांसेज एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो मैं सारे आपको ये लिखे हुए आप हिंट देख रहे हैं, ये मैंने इस बुक से लिए हैं। बुक मेरे पास है, ये लिखी है प्राकतन श्री भगवान सिंह, मुख्य लेखाधिकारी, सेवानिवृत्त हो गए हैं। अभी इस बुक के ऑथर है मानसिक गुप्ता, एडवोकेट। जो रूल्स बनाए थे वो उन्होंने बनाए थे, भगवान सिंह जी ने। का पब्लिकेशन है किशोर बुक डिपो और काफ़ी मोटी है। इतनी मोटी बुक की आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगर पढ़ना चाहें आप ऑथेंटिक बुक पढ़ें, कभी आप गवर्नमेंट ऑफिस में आएंगे तो यही बुक आपको वहाँ की अलमिराज में मिलेगी। ठीक है, निधि क्या बहुत एक अच्छी है, स्लाइड पे आप देख पाएंगे, बहुत आसानी से याद भी होगा आपको ये। 4 तरह के फंड्स हैं। एक है राज्य की संचित निधि, जिसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा है राज्य का लोक लेखा, ये अपन बोलेंगे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है। तीसरा है राज्य की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड। और चौथा है अन्य निधि, लोकल फंड। अब ध्यान देना, पहले जो तीनों फंड है वो संविधान में डिफाइन किए गए हैं। पहले का है सेक्शन 266(1), दूसरे का है 266(2), तीसरे का है 267(2). 266(2) है, यहाँ पे 267(2) है। यहाँ पे है पब्लिक अकाउंट्स और यहाँ पे है कॉन्टिजेंसी फंड। ये लेकिन तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन ये जो वर्ड है लोकल फंड, लोकल फंड को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। लोकल फंड को आपका ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं GF&AR, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल, मुंह पे चढ़ने में ही समय लगेगा। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं वीडियो या पहली बार GF&AR सुन रहे हैं तो आपको मुंह पे चढ़ने में ही बहुत समय लगेगा, बट एनीवेज आना ही है, आपको आ ही जाएगा। तो GF&R का जो चैप्टर 16 है, GF&R के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स के अंदर फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में नहीं है बाय द वे, तो 16वां चैप्टर भी आपके कोर्स में नहीं है। उसके 16वें चैप्टर में इसको डिफाइन किया गया है लोकल फंड को। ठीक है, लोकल फंड के वहाँ रूल है 268(2). अच्छी बात क्या है, सीक्वेंस है 266(2), 267(2), 268(2). तो क्या तरीका है, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता और मैं इस एग्ज़ाम के लिए फाइट कर रहा होता, एक तो मैं 10 के 10 MCQ 2-2 बार सुनता लिटरली, और जो ये बीच बीच में जहाँ जहाँ ट्रिक्स कह लीजिए या जो भी अवेलेबल है मेरे पास कंटेंट, उसे फिर मैं बहुत अच्छे से लिख लिख के याद करता, अपने नोट्स बनाता। एंड डेफिनेटली आप होशियार हैं तो आप भी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिकता निधि को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अब यहाँ पे कंटिजेंसी फंड है, तो आपके सीक्वेंस से याद करने से कुछ नहीं होता है, तो याद करो 266(1) है ना, ये तो है आपकी संचित निधि। ठीक है, उसके बाद है 266(2), ये है आपके पब्लिक अकाउंट्स, तो पब्लिक अकाउंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, तो उसके बाद सिंपल था 267(2). तो राज्य की आकस्मिकता निधि को डिफाइन किया गया है 267(2) में, इसका आंसर ए हो जाएगा, सिंपली ऐसे याद हो जाएगा। अब बाय द वे आपको समझना पड़ेगा कि सॉरी कि कंटिजेंसी फंड क्या होता है। तो आप कंटिजेंसी फंड जो 7वां क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद छठे और 7वें को अपन एक साथ आंसर करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम रूप से धन देने के लिए, ये जो कंटिजेंसी फंड होता है, उस फंड में से कौन एडवांस दे सकता है? फिर सुन लीजिए, स्टेट का जो कंटिजेंसी फंड है, अगर उसमें कोई पैसा विड्रॉ करना चाहे, एडवांस देना चाहे, तो किसको पावर है? राज्यपाल सक्षम होता है, या अग्रिम जो है वो राज्य विधानसभा द्वारा बाद में अनुमोदन की शर्त पर दिया जाता है, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? तो ये दोनों ही बातें सही हैं। पहली बात क्या है? पहली बात है कि इमरजेंसी होने पे या कंटिजेंसी होने पे, आकस्मिकता की स्थिति में राज्यपाल को यह पावर है कि वो इस फंड में से एडवांस दे सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल, यानी बाद में जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधानसभा के सत्र में क्या होगा, इसका अनुमोदन करवाना होगा। यानी इवन राज्यपाल, जो समझिए एक तरह से राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं, उनका पूरा अधिकार, उनको पावर दिया हुआ है, फिर भी एंड शक्ति विधानसभा विधायिका में है, और वहाँ पे बाद में इसको अप्रूवल दिया जाएगा, जो जनरली दे दिया जाता है, पर नियम इज़ नियम। तो ये दोनों बातें सही हैं, बोथ ऑफ द अबव। अब आप यहाँ देखिए,
यानी जो आकस्मिकता निधि है उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि राज्य की आकस्मिकता निधि से अभिप्रेत है भाई। प्रेत प्रेत वैसे भूत को बोलते हैं। क्या तात्पर्य? राज्य की आकस्मिकता निधि से तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद संख्या 267(2) में यथा परिभाषित ऐसी निधि जिसमें समय समय पर राशियों को जमा किया जाएगा, ऐसी राशियों को जमा किया जाएगा जो विधि द्वारा अवधारित की जाए। मतलब जैसा कानून कहेगा जो राशियां इसमें जमा हो सकती है, पहली बात तो वही राशियां जमा की जाएंगी, तथा जिन्हें कि संविधान के अनुच्छेद 205 या 206 के अधीन विधि द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किए जाने तक उस प्रयोजनार्थ उस निधि में से धन अग्रिम रूप से दे सकने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण अधीन रखा जाए। बताओ, मतलब अगर कोई परिभाषा याद करना चाहे तो बेचारे की जान चली जाए, मतलब इतना खतरनाक सा डेफिनेशन। तो बस ठीक है जो है। क्या था सर बाय द वे था क्या भाई? ये था कि इस फंड में कुछ पैसा रखा जाएगा, होल्ड किया जाएगा। कौन सा पैसा होगा वो लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें से क्या होगा, इस फंड में से जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो गवर्नर एडवांस खर्च कर सकते हैं, यानी अमाउंट उठा सकते हैं और किसी को एडवांस दे सकते हैं। लेकिन जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने दिया है उस प्रयोजन के लिए बाद में जो विधानमंडल होगा, ये कहीं तो विधानसभा होती है, कहीं विधान परिषद होती है। अपने यहाँ कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, अपने यहाँ राजस्थान में वैसे विधानसभा ही है। तो अपनी विधानसभा पढ़ लो। तो विधानसभा द्वारा बाद में उस व्यय को ऑथोराइज किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अब तक 7 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है वह अधिकारी जो अन्य अधीनस्थ विभागीय अधिकारों द्वारा किए गए व्यय एवं राजस्व की वसूली पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हो। इस बुक में सबसे ज़्यादा शब्द आएंगे, वो आएंगे शब्द अधिकारियों पे। आप बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, अधीनस्थ अधिकारी, विभागीय अधिकारी, विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, ये सब इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा। उसको तो आप बार बार देखिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, इस वीडियो का जो PDF है, क्या आप वीडियो सुन रहे हैं, बाय द वे ऑब्वियस सी बात आप चाहेंगे कि आपको एक PDF मिल जाए, तो मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा, लेकिन वो कंडीशन, या तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, क्या बात, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको PDF मिल पाएगी। और क्या है, आप हमारा एक ऐप है, कॉमर्स पॉइंट ऐप, ठीक है। इस नाम से आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, इस नाम से आप ऐप सर्च करिएगा, इस तरह का लोगो दिखाई देगा, ठीक है। ये लोगो दिख जाएगा आपको, वो लोगो से आप उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे हमने एक सेक्शन के अंदर ये सारी PDF फ्रीली अवेलेबल कराई हैं। तो ठीक है, हमारे थोड़े ऐप डाउनलोड्स बढ़ जाएंगे। अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से ले लो, स्क्रीनशॉट लेके काम, जैसे एज यू विश, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन में बात कर रहा था, बहुत सारे अधिकारियों पे मैं बात अभी एंड में करूँगा, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, वो अधिकारी जो अन्य अधीनस्थ विभागीय अधिकारों द्वारा किए गए व्यय हों। अब आप समझो, एक कोई बहुत बड़ा आदमी, विभाग के जो अधिकारी होते हैं, ये विभाग के छोटे छोटे अधिकारी, विभाग के ये जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, बेटा वो वर्ड लिखा हुआ नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो विभाग के छोटे छोटे अधिकारी हैं, ये जो राजस्व की वसूली करते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और जो व्यय करते हैं, यानी इनकम कमाते हैं और जो खर्चा करते हैं, इन खर्चों पे कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो ये बड़ा आसान हो गया। नियंत्रण के लिए जो अधिकारी होगा वो क्या होगा, नियंत्रण अधिकारी, तो उसे क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये सबको भी डिफाइन किया गया है। अभी आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर DDO, जो अपने आप को बड़ी तोप समझता है, तोप होता भी है, ऑफिस का एक तरह से पैसे खर्च करने के मामले में यही सब कुछ होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में DDO बहुत बड़ी तोप होता है, हालांकि हायरार्की में मैं आपको बताऊंगा DDO कहीं नीचे जाके पड़ा हुआ होता है, बट एनीवेज, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो DDO, एक तो पहली बात यह है कि DDO क्या होता है, हेड ऑफ ऑफिस क्या होता है, DO गजेटेड ऑफिसर क्या होता है, और कंट्रोलिंग ऑफिसर। सारे शब्द आएंगे बारी बारी अपना समय आने पर। अभी के लिए है कि रेवेन्यू का जो कलेक्शन हो रहा है और जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए विभागीय अधिकारी करते हैं ये, और उन पे कंट्रोल करने के लिए जो अधिकारी रहेगा इनके ऊपर, वो होगा कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो आप कैसे भी करके आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। मैं इतनी देर ना बोलता, नियंत्रण देख के नियंत्रण अधिकारी बोलता, तो ही कुछ बच्चे खुश हो जाते, तालियां पीटते और क्या बात है,
सकते हो, क्या बात है, क्या थोड़ा तो पढ़ो, थोड़ा तो इन शब्दों से वास्ता पड़े। हम राजस्थान में हैं, ये मारवाड़ी ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी कम ही बोलते हैं, लेकिन पढ़नी तो आनी चाहिए। राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तुम देख लेना। तो ये 8वां क्वेश्चन, आप कंट्रोलिंग ऑफिसर को डिफाइन किया गया है 2(9) में। 2 जैसे सबसे पहले 2(1) पढ़ा तो वहाँ AG था, वो ए से शुरू हो रहा था ना, इसलिए ए। तो मैं बाद में इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे थोड़े थोड़े चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हो रहा था, वो 2(1) था, और अब आप चलते चलते सी पे आ चुके हो, तो सी आते आते 2(9) आ गया है। ओके, तो नियंत्रण अधिकारी से क्या मतलब है? विभागाध्यक्ष या ऐसा अन्य विभागीय अधिकारी अभिप्रेत है। हे भगवान, अभिप्रेत को भूल जाओ। नियंत्रण अधिकारी से तात्पर्य है विभाग का अध्यक्ष या अन्य विभागीय अधिकारी, जो नीचे जो अधीनस्थ प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा किए गए व्ययों और राजस्व की वसूली पर नियंत्रण करने का दायित्व सौंपा गया है। कंट्रोलिंग ऑफिसर मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी या तो ये HOD होता है, जरूरी नहीं है HOD हो, ये HOD होगा या कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर होगा हु इज एंट्रस्टेड, मतलब जिसपे विश्वास करके जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर एंड और द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द अथॉरिटीज सब ऑर्डिनरी टू द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के ही जो नीचे अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए कोई HOD होगा या कोई डिपार्टमेंटल ऑफिसर होगा। चलिए ठीक है। तो अनुदान मांगों के 9th क्वेश्चन है, अनुदान मांगों के विनियोग के लिए प्राथमिक इकाई है। मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, विस्तृत शीर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। द प्राइमरी यूनिट फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट इज मेजर हेड, शॉर्ट हेड, डिटेल्ड हेड। इसको आप याद कर लीजिए, डिटेल्ड हेड। यूँ समझिए कि गवर्नमेंट से, सरकार से सबको ही पैसा चाहिए होता है। वो शिक्षा के लिए कोई शिक्षा विभाग होगा तो चिकित्सा के लिए पैसा, पुलिस प्रशासन के लिए पैसा, सिंचाई के लिए पैसा, ठीक है। तो ये वो अलग अलग कहीं हेड हैं जहाँ पे पैसे अभी दिए जाएंगे। अब इसका डेफिनेशन जब आएगा तो इनमें बाद में फंड दिया जाता है शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, सिंचाई के लिए, इनके लिए, रोजगार के लिए, इनके लिए फंड छोड़ा जाता है। फंड जहाँ छोड़ा जाता है, जिस यूनिट में छोड़ा जाता है, उसे हम डिटेल्ड हेड कहेंगे। हाँ देखो, एक बार मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। डिटेल्ड हेड से तात्पर्य है, डिटेल्ड हेड से तात्पर्य है सरकार की अनुदान मांगों के प्रयोजनार्थ। सरकार जो पैसा सरकार से मांगा जाता है या सरकार आगे फिर मांगती है। विनियोग की प्राथमिक इकाई एवं वे हेड जिसमें निधियां अधीनस्थ प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन रखी जाती है। मतलब इसी हेड में पैसा पड़ा होता है, पहले डिमांड की जाती है, डिमांड करने के बाद बजट एलोकेशन होता है, बजट एलोकेशन होता है, फिर इनमें फंड आ जाता है और फंड इनके अधीनस्थ प्राधिकारियों के कंट्रोल में होता है। इसे अपन डिटेल्ड हेड कहेंगे। थोड़ा मैं इसे कम समझ। इसके बाद है बिलों पर हस्ताक्षर करने, आहरित करने, निर्धारित सीमा तक व्यय करने और भुगतान करने के लिए अधिकृत अधिकारी क्या कहलाता है। अब आपको अधिकारी पहचानना है। कौन सा अधिकारी? वो अधिकारी कौन है जो बिलों पे साइन करेगा, पैसा ड्रॉ करेगा, एक निर्धारित जो लिमिट होती है, हर DDO की कैपेसिटी होती है, तो वो व्यय करेगा और भुगतान कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति कौन है? ये है DDO। ऑप्शन है वैसे, हेड ऑफ ऑफिस, आहरण वितरण अधिकारी का फुल फॉर्म है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, डिस्टर्बिंग ऑफिसर, डिस्पर्सिंग ऑफिसर, ऐसा छोड़ता है। नियंत्रण अधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर या गजेटेड ऑफिसर। तो अभी अपन आराम से क्वेश्चन पढ़ते, पर मैंने कहा ना, अगर आप 2-2 बार वीडियो देख लेंगे ना, ये 400 क्वेश्चन देख के जाएंगे। जैसे मैं 10x40 400 क्वेश्चन बनाने के मूड में हूँ, तो सब ठीक रहा तो आप बहुत क्वेश्चन इनमें से ही पाएंगे। तो ये काम जो है वो DDO का है। मैं अब आपको DDO का डेफिनेशन दिखा देता हूँ। आप DDO कौन है? DDO होता है जो हेड ऑफ ऑफिस होता है। जैसे हेड ऑफ ऑफिस क्या होता है, मैं सिंपल बताऊँ। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है, उसका एक ऑफिस है। तो हमारे जो ऑफिस के हेड होते हैं, तो हमारे जो प्रिंसिपल सर होते हैं, वो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं जनरली। तो जनरली DDO वही होते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वही हमारे हेड ऑफ ऑफिस है और वही DDO होते हैं।
हालाँकि प्रिंसिपल सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे बीच में हमारे प्रिंसिपल मेडिकल पे चले गए थे, तो उन्होंने जैसे मुझे ही ये ज़िम्मेदारी दी थी कि आप डीडीओ का काम देखेंगे। तो हेड ऑफ़िस चाहे तो किसी और गजेटेड ऑफ़िसर को भी डीडीओ की ड्यूटी दे सकता है। तो वापस सुनते हैं, डीडीओ कौन है? जो ऑफ़िस का हेड है या उसके अधीन सेवारत अन्य गजेटेड ऑफ़िसर से है, मीनिंग है। और वो क्या करेगा? वो जीएफ एंड आर के नियमों को फॉलो करते हुए वेतन और भत्तों सहित बिलों पर हस्ताक्षर करनी। सैलरी मैं बनाऊंगा इन द सेंस जो हेड ऑफ ऑफिस है वो बनाएंगे। जितने भी बिल आते हैं, अखबार का बिल, लाइट का बिल, कोई सा भी बिल आ सकता है, उन पर साइन करेगा। उसके लिए जो जरूरी पैसा होता है वो विड्रॉ करेगा। कॉलेज में 2-3 तरह के फंड होते हैं, कॉलेज शिक्षा विकास समिति होती है, पीडी होता है, गवर्नमेंट फंड होता है। तो उनमें से हम राशि आहरित करेंगे। उसकी एक लिमिट होती है, मान लो जैसे हमारे प्रिंसिपल सर की लिमिट 20 लाख है कि 20 लाख तक के खर्चे वो कर सकते हैं। एक निर्धारित राशि है, अलग अलग विभागों में अलग अलग राशि होती है। राशि तक व्यय करने और उनकी ओर से भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तो डीडीओ कौन है? या तो ये होगा खुद हेड ऑफ ऑफिस, या हेड ऑफ ऑफिस ने गजेटेड ऑफिसर अपॉइंट किया हो एज अ डीडीओ। क्या करेगा? बिलों पे साइन करेगा, जो राशि अलोकेट की गई है उस राशि तक वो एक्सपेंडिचर कर सकता है, ड्रॉ करेगा, पेमेंट करेगा। और हेड ऑफ ऑफिस के अलावा इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी शामिल है। तो एचओडी सबसे टॉप होती है, सबसे ऊपर हेड एचओडी होता है, ठीक है ना? अभी मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में आपको। तो मान लीजिए जैसे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज सोजत में पोस्ट, ठीक है, और हमारा जो बॉस है वो डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, ठीक है, वो है हमारा जयपुर में। तो ये जयपुर वाले जो है ना, जो कमिश्नर, वो है हमारे एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो हैं हेड ऑफ ऑफिस। तो लेकिन मान लीजिए जो जयपुर वाले बॉस हैं वो भी तो अपने जो कमिश्नरेट है, डायरेक्टरेट बोलते हैं हम, तो डायरेक्टरेट के बिल वगैरह छोड़ते होंगे। तो जब वो डायरेक्टरेट के बिलों को छोड़ते हैं तो उस समय उनकी जो हैसियत है वो डीडीओ की हैसियत हो जाती है। वैसे वो एचओडी हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बिलों पे साइन करते हैं, लिमिट तक पैसे खर्च करते हैं, तो उनकी जो हैसियत होती है वो डीडीओ की हैसियत हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है,
तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। अब अपन लास्ट स्लाइड पे हैं और लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अधिकारी। तो आप जितने भी वीडियोस आएंगे या खुद आप सेल्फ स्टडी करेंगे या नियम जहाँ पे भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे अधिकारियों के नाम आएंगे। तो एक आध बार इस बार कोशिश कीजिए कि आपको इनका सबका मतलब पता हो। तो जैसे ये कुछ नाम आपके सामने बार बार आएंगे। एक वर्ड है अधीनस्थ प्राधिकारी। अभी क्या होता है, बाकी नाम भी मैं पढ़ूंगा। अधीनस्थ प्राधिकारी क्या होता है? सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी। क्या है ये? राजस्थान सरकार के जो विभाग होते हैं, राजस्थान सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो राजस्थान सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो राज्यपाल के अधीनस्थ प्राधिकारी हैं उनको हम वर्ड कहते हैं अधीनस्थ प्राधिकारी। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ भी आ सकता है, आप तैयार रहिए, कुछ भी पूछ सकता है वो, तो तैयार रहिए। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो है ना, अ डिपार्टमेंट ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट, या जो राज्यपाल के नीचे सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं इन्हें हम कहेंगे अधीनस्थ प्राधिकारी। ये समझिए एक तरह से राज्यपाल के बाद सेकंड मोस्ट पे हैं, सबसे ऊपर राज्यपाल हैं, ठीक है। और वो राज्य प्रमुख होते हैं, पहले राज्य प्रमुख ही कहलाते थे, राज्यपाल है, और राज्यपाल के नीचे ये होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पहली बात तो कौन अपॉइंट करती है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो बाकायदा गवर्नमेंट इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपॉइंट करती है। ऐसा कोई भी प्राधिकारी जिससे प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन तथा इन नियमों के परिशिष्ट 8 में दी गई प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ उक्त रूप से घोषित किया गया है। तो अब पहली बात समझिए कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होती हैं उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, बहुत लंबी लिस्ट है, 500 प्लस की लिस्ट आप मान लीजिए, ठीक है। मैं वो भी आपको दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा। तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो नाम हैं वो परिशिष्ट 8 में दिए हुए हैं। वहाँ पे उनको 2 प्रकार की शक्तियाँ यूज़ करने के लिए मिलती है, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ। वो या तो खुद यूज़ करेंगे या तो एचओडी उनको खुद यूज़ करते हैं, या वो अपने ये जो पावर है उनको डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपॉइंटमेंट कौन देता है? एचओडी को नियुक्त कौन करता है? गवर्नमेंट। अभी जैसे मान लीजिए कि हमारा कॉलेज एजुकेशन, ठीक है, तो कॉलेज एजुकेशन के जो हमारे हेड हैं वो जनरली कोई आईएएस ऑफिसर्स ही, पर उन आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करेगी? वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे उनको घोषित किया जाता है उनके नाम को, ये हमारे एचओडी होंगे, फिर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो एक अलग बात है। इसके बाद पहले एक और आप समझ लीजिए, प्रादेशिक अधिकारी। यूँ समझिए कि एक होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक होता है हेड ऑफ ऑफिस, के बीच में एक और कड़ी डाल दी जाती है, वो है आपका रीजनल ऑफिसर। तो मैं अभी आपको हमारा एग्जांपल बताऊँ, मेरे लिए यही आसान रहेगा। तो हमारे जो बॉस बैठे हैं सब, जो वो जयपुर में बैठे हैं, हम हमारा जो प्रिंसिपल सर बैठे हैं वो सोजत में बैठे हैं, और बीच में एक हमारे जोधपुर है, वहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अधिकारी बैठते हैं। तो हम दोनों के ही अंडर काम करते हैं, जोधपुर से भी इंस्ट्रक्शन आते हैं तो हम उनको भी फॉलो करते हैं, और एचओडी से तो आते हैं, जयपुर से आते हैं तो वो तो फॉलो करने ही करने हैं। तो इस तरह से है। अब क्या देखा आपने, जो रीजनल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनका दर्जा क्या है? उनका दर्जा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से थोड़ा नीचे का है और हेड ऑफ ऑफिस से थोड़ा ऊपर का है। तो फिर इनको डाला क्यों है? इनको डाला है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कि देखो जयपुर है और पहले तो 250 कॉलेजेस थी, अब इस गवर्नमेंट की मेहरबानी से 500 प्लस कॉलेजेस हो गई हैं। तो अब एक एचओडी
500 कॉलेजेस को संभालेगा, तो आप समझिए बहुत बर्डन वाला हो जाता है। तो हर जगह रीजनल ऑफिस है, जैसे जोधपुर संभाग है तो पाली संभाग भी हो गया है, बट जोधपुर संभाग के लिए अभी पाली को संभाग बनने में लग जाएंगे 2-3-4 साल। बट तो जोधपुर संभाग है तो वो क्या करेगा, तो वहाँ पे एक अधिकारी अपॉइंट कर दिया जो उनके जो एरिया में जो भी आते हैं, जोधपुर संभाग की जो भी कॉलेजेस हैं उनको वो देखेंगे और आगे फर्दर वो रिपोर्ट कर देंगे। तो अब प्रादेशिक अधिकारी क्या होता है, एक ऐसा अधिकारी जो विभाग अध्यक्ष के तो नीचे होगा लेकिन कार्यालय अध्यक्ष से ऊपर होगा। तो अब क्या होता है, जैसे थ्योरी पढ़ते थे ना अपन बचपन में, तो इधर का उधर चेप देते थे, इधर लगा दिया अध्यक्ष अध्यक्ष, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे यहाँ जमीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए कोई बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें सारे ऑप्शन मिलेंगे तो आप लगेंगे अरे यार मैं तो अध्यक्ष याद करके आया, क्लियर कट याद करना पड़ेगा। तो प्रादेशिक अधिकारी कौन है, जो एचओडी से नीचे है और हेड ऑफ ऑफिस से ऊपर का अधिकारी है। और है क्यों, वो है क्यों, क्योंकि वो कार्यालयों पे प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। तो यहाँ से ही फर्क देखिए, जब एचओडी था तो इसमें प्रशासनिक और वित्तीय दोनों शक्तियाँ थी इसके पास, ठीक है, लेकिन इनके पास जो शक्तियाँ हैं वो केवल प्रशासनिक शक्ति, फर्क है। अब कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो किसी एक ऑफिस को हैंडल करता है। ऑफिस का मतलब ऑफिस के काम नहीं, मतलब एक जो यूनिट होती है उसको वो संभालता है। जैसे मैंने बार बार कहा बीच में 4-5 बार कि हमारे जैसे प्रिंसिपल सर वो हमारे कॉलेज को संभालते हैं, तो वो हो गए एक तरह से हेड ऑफ ऑफिस। लेकिन हेड ऑफ ऑफिस को अपॉइंटमेंट कौन देता है, इसको अपॉइंटमेंट देता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। वहाँ पर रूल 3A होता है, रूल 3 पढ़ेंगे, चलो रूल 3 कह देते हैं। तो एक पहली बात तो हेड ऑफ ऑफिस कोई ना कोई ये भी गजेटेड ऑफिसर होगा, और गजेटेड ऑफिसर होगा उसे रूल 3 के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसे घोषित करेगा। जैसे एचओडी को भी कभी घोषित किया था लेकिन उसे गवर्नमेंट ने घोषित किया था, हेड ऑफ ऑफिस को कौन घोषित करेगा, एचओडी घोषित करेगा। क्लियर हो रहा है, और फिर बना देता हूँ, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एचओडी को, एचओडी अपॉइंट और डिक्लेयर करते हैं हेड ऑफ ऑफिस को। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल कौन होंगे, जयपुर से तय होता है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र वगैरह होते रहते हैं, खुद उनका भी ट्रांसफ़र होता रहता है, उनका गवर्नमेंट करती है और हमारा एचओडी का, समझ में आ रहा है। और अब लास्ट है कि आहरण और वितरण अधिकारी क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा ही था कि आहरण और वितरण अधिकारी में जनरली जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं वही डीडीओ होते हैं। वो चाहें तो डीडीओ का अपना पावर किसी और को दे सकते हैं, और जो जिन डिपार्टमेंट्स में जो एचओडीज़ बिल वगैरह पे साइन करते हैं, पेमेंट वगैरह ड्रॉ करते हैं, लोगों को स्वीकृति वगैरह देते हैं, वहाँ चूंकि वो काम में खुद ही करते हैं तो उस समय वो डीडीओ की हैसियत में कार्य कर रहे होते हैं। वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, थोड़ा मैं धीरे धीरे बोल रहा था, नया नया है आपके लिए भी और मेरे लिए भी नया ही है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके बहुत साथियों को इसकी ज़रूरत होगी, उन्हें भेजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए।